हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोवेदा एडुकोड। तो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही डाइवर्स है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्पीसीज हैं। इनकी वजह से हम लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जब हम लोग इनके बारे में जानेंगे तो ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे सर्वाइवल पर फर्क पड़ता है और ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन शो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी वर्ड जो सबसे पहले दिया अर्नेस्ट हैकल ने, और अगर हम फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो रामदेव मिश्रा जी हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी जो थे वो हमबोल्ट थे। इकोलॉजी वर्ड दो शब्द से मिलकर बना, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मीन्स हम यह कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ अवर होम और ड्वेलिंग प्लेस। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इकोलॉजी से हम क्या समझते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। इकोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन या ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का इंटरेक्शन के बारे में समझते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायो इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन एमंग से मतलब है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। मीन्स ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट मीन्स जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोलॉजी की दो ब्रांच हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑट इकोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट लेवल ऑफ स्पीसीज। एट लेवल ऑफ स्पीसीज से बोलने का मतलब है कि एक स्पीसीज का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ, इंटरेक्शन ऑफ सिंगल स्पीसीज विद एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम लोग सिन इकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटीज है। इसका मतलब है कि कई सारी स्पीसीज का जो हमारा इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। जबकि ऑट इकोलॉजी में हम लोगों ने क्या बात की, सिंगल स्पीसीज का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, तो वो ऑट इकोलॉजी है। लेकिन अगर वो कई सारी स्पीसीज का इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ तो वो सिन इकोलॉजी है। तो हम लोग ऑट इकोलॉजी के लिए लिख सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ वन स्पीसीज विद एनवायरनमेंट। वहीं हम सिन इकोलॉजी के लिए लिख सकते हैं इंटरेक्शन ऑफ ऑल स्पीसीज विद एनवायरनमेंट। तो हमने क्या बोला ऑट इकोलॉजी के लिए, एक स्पीसीज का जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ तो वो ऑट इकोलॉजी है। मीन्स इकोलॉजी एट लेवल ऑफ स्पीसीज। वहीं सिन इकोलॉजी की बात हम लोगों ने की तो इकोलॉजी एट लेवल ऑफ कम्युनिटी, जब हमारी सारी स्पीसीज का इंटरेक्शन जो हमारा एनवायरनमेंट के साथ होता है उसकी जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो सिन इकोलॉजी में आता है। ये दोनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करने की ज़रूरत है, ये कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं इकोलॉजी में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहली बात तो हम लोग बात करते हैं कि दो वर्ड से मिलके बना है, ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है होम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ ड्वेलिंग प्लेस। फादर ऑफ इकोलॉजी थे हमबोल्ट। अगर इंडियन इकोलॉजी की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी थे रामदेव मिश्रा। टर्म इकोलॉजी क्वाइन बाई अर्नेस्ट हैकल। और इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में या ऑर्गेनिज्म और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। तो ये इकोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ इकोलॉजी। बेसिकली अगर हम लोग बोलें तो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, उससे सेल बनी, सेल से हमारे टिश्यू बने, टिश्यूज ने मिलके हमारा ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना, और हमें पता है कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी है। बेसिक यूनिट की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन है, और ऐसी ही पॉपुलेशन ने मिलके कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी से हमारा इकोसिस्टम बना, इकोसिस्टम से हमारा बायोम बना, बायोम से बायोस्फीयर बना। अब हम लोग बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे हम लोग अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग थोड़ा डीपली समझते हैं। जैसे हमारा कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने मान लिया ये हमारा लॉयन था। अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं तो उसे हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे हमारा एक मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लॉयन है, तो ये इंडिविजुअली हम लोगों ने बोला कि लॉयन एक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर प्राइड ऑफ लॉयन कई सारे लॉयन एक जगह हो जाएं या लॉयन की पॉपुलेशन, तो वो हम लोग बोल देंगे कि वो पॉपुलेशन हो गया, असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कई सारे लॉयंस अगर एक जगह हो गए, या हमने बोल दिया एक जगह किसी पर्टिकुलर एरिया में कई सारे लॉयंस हैं, तो उसको हम लोगों ने पॉपुलेशन बोल दिया। कम्युनिटी हम लोग उसे तब बोलेंगे जब कोई स्पीसीज में चेंजमेंट आएगा, मीन्स डिफरेंट स्पीसीज वहाँ पर अगर मिलेंगी हम लोगों को, तब उसे हम कम्युनिटी बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने बोल दिया कि यहाँ लॉयन और कैमल आ गया, कैमल भी अब आ गया, या डियर, रेट, डॉग, कुछ भी आ जाए, कई सारी स्पीसीज जब एक जगह आ जाएंगी तो उसको हम लोग तब बोल देंगे कि वो कम्युनिटी हो गई। या हम बोल सकते हैं असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशन। जैसे हमने ऑर्गेनिज्म के लिए बोला था और पॉपुलेशन के लिए बोला कि कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बना रहे थे, ऐसे ही कई सारी पॉपुलेशन, असेंबलेज ऑफ ऑल द पॉपुलेशन फॉर्म द कम्युनिटी। अब जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि जो हमारी कम्युनिटी थी उसने एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन शो किया या किस तरीके से इंटरेक्ट किया। तो हम बोल सकते हैं जब कम्युनिटी ने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ बायोटिक फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन शो किया, उससे हमारा बना इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कम्युनिटी और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, उससे हमारा इकोसिस्टम बना। और ऐसे कई सारे इकोसिस्टम ने मिलकर हमारा बायोम बनाया। बायोम में हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, इन सभी के बारे में बात कर सकते हैं। और बायोम से हमारा बना बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के लिए हम लोग बोल सकते हैं सरफेस ऑफ अर्थ विद ऑल इट्स लाइफ फॉर्म, जहाँ पर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, ये हो गया हमारा बायोस्फीयर। तो हम लोग इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है, अगर हम लोग इंडिविजुअल लेवल की बात करें, लिविंग कंपोनेंट एट इंडिविजुअल लेवल की बात करें, जैसे हमारा ये डियर है, तो ये हमें यहाँ अकेला दिख रहा है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कई सारे डियर ने मिलकर एक पॉपुलेशन बना ली। अब यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कोई स्पीसीज चेंज नहीं हुई, कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं आया है, यहाँ पर केवल आपको डियर दिख रहा है। तो हम लोगों ने बोला सम टोटल ऑफ द सेम स्पीसीज, यहाँ कोई चेंजमेंट नहीं है, लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया पॉपुलेशन। Whenever we are talking about population, there is no different species. But when we are talking about community,
then we will say group of different species living in geographical area, specific geographical area। मीन्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जेब्रा भी आ गया, जेब्रा भी यहाँ हमें दिख रहा है, डियर भी हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ हमें काऊ भी दिख रही है, ये हमें एक बर्ड भी दिख रही है, लॉयन भी हमें दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, डिफरेंट स्पीसीज आ गई, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, कम्युनिटी। और इससे हमारा क्या बना, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या देखा हम लोगों ने, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिएचर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म्स ने जो हमारा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन शो किया, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल कंडीशन हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन शो किया, उससे हमारा क्या बन गया, इकोसिस्टम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लाइट है यहाँ पर, ये भी हमारा एक फैक्टर है, वाटर है, टेम्परेचर यहाँ पर है कुछ, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, विंड है। तो इनके साथ जो हमारे ये ऑर्गेनिज्म आप लोगों को दिख रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटी दिख रही हैं, इन लोगों ने जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ जो इंटरेक्शन शो किया, उससे क्या बना, हमारा इकोसिस्टम बना। इकोसिस्टम से हमारा बायोम बना, जिसमें हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि जैसे डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोनिफोरस फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें बनी। तो बायोम के बारे में हम लोग बोल सकते हैं लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है, उससे हमारा बायोस्फीयर बना, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पर सभी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, यूनियन ऑफ इकोसिस्टम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनवायरनमेंट। तो सिंपली अगर हम बात करें एनवायरनमेंट क्या होता है, तो सिंपली हम एनवायरनमेंट के बारे में बोल सकते हैं जैसे कि ये हमारा अर्थ है और ये चारों ओर से घिरा हुआ है किसी न किसी चीज से, चारों ओर से ये क्या है, घिरा हुआ है। और जो भी कुछ यहाँ प्रेजेंट है, जैसे कि हम लोग बात करें वाटर, एयर, लैंड, सॉइल, जितना भी हमें सब दिख रहा है ये, तो इसको कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। इवन ह्यूमन बीइंग, ये भी क्या है, एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। तो इन सबको कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसी को हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। लेकिन अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या बात करनी है, हम लोगों को ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन देखना है। तो उसके टर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन। अब एक्सटर्नल कंडीशन से क्या मतलब है, जितने भी फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को, तो उसको बोला गया है यहाँ पर एनवायरनमेंट। तो यहाँ हम लोग पढ़ सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन विच इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ दियर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। मीन्स किस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लिविंग की सर्वाइवल को अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। और एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों ने सिंपली जान लिया कि वाटर, एयर, लैंड, सॉइल, जो भी कुछ है अर्थ के चारों ओर, इवन ह्यूमन बीइंग, इन सबको मिला के हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। और इसी एनवायरनमेंट में हमारे कुछ एक्सटर्नल कंडीशन प्रेजेंट है, फैक्टर्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसकी सर्वाइवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आगे चल के, जब हम इन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं एक टर्म आता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के लिए हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मरीन वाटर में सर्वाइव करता है और अब उसे फ्रेश वाटर में आना है। तो फ्रेश वाटर में आने के लिए उसको सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, मीन्स उस एनवायरनमेंट को एडप्ट करना पड़ेगा, तभी वो फ्रेश वाटर
एनवायरनमेंट में आ पाएगा। तो उसको पहले अपने आप को उस तरीके से ढालना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में। हियर वी अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म adapted to their environment in terms of their survival and reproduction। मीन्स किस तरीके से वो अडेप्ट करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट को। तो वो जो अडेप्ट करने का तरीका है या वो जो एडेप्टेशन शो कर रहे हैं, जो उनको ज़रूरत है उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, तो उसी की बात हम लोग करते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में। ऐसे ही कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सबसे पहले उसको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट के लिए, तब वो सुटेबल होगा उसमें सर्वाइव करने के लिए। तो एक बार और रिकॉल करते हैं, एनवायरनमेंट की हम लोगों ने बात करी ली, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल कंडीशन विच इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ दियर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। किस तरीके से एक्सटर्नल कंडीशन अफेक्ट करती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। और फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम लोगों ने बोला कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म एडप्ट करता है एनवायरनमेंट को अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे कम लाइट में सर्वाइव करता है, उसको अगर ज़्यादा लाइट वाले प्लेस पर पहुंचा दें तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो उस कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है तो वो वहाँ सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो यही चीज़ यहाँ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में समझाने की कोशिश की गई है। तो अब हम बात करते हैं बायोम डिस्ट्रीब्यूशन की। बायोम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या चेंजमेंट आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, और वो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है और टिल्टिंग एक्सिस पर भी रोटेट करती है। तो इसकी वजह से जो चेंजमेंट आते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो हम बोल सकते हैं इस तरीके के चेंजेस की वजह से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन देखने को मिलते हैं। जो अर्थ का रोटेशन है डिफरेंट डिफरेंट वेज में, इस वजह से हम लोगों को डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं। तो हम लिख सकते हैं सच changes produce different kind of seasons। सीजन चेंज होने से क्या है कि वेरिएशन होगा टेम्परेचर में, टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। मीन प्रेसिपिटेशन में भी चेंजमेंट देखने को मिलेगा। मीन प्रेसिपिटेशन से हमारा मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब सीजन चेंज होते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। अमाउंट ऑफ वाटर ये अभी हम एक ग्राफ में समझेंगे इसका क्या मतलब है। तो ये सब होने का एक मेन रीजन यही है बस कि अर्थ जो रोटेशन शो करती है अराउंड द सन, या वो खुद भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, तो इन सब की वजह से जो चेंजमेंट आता है वो ही प्रोड्यूस करता है सीजनल वेरिएशन। टेम्परेचर चेंज होता है, सीजनल वेरिएशन होता है। तो हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, सीजनल वेरिएशन together with annual variation leads to formation of major biome। इनकी वजह से हमारे क्या है बायोम बनते हैं। सीजनल वेरिएशन की वजह से हमारे बायोम बनते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में चेंजमेंट आता है, अमाउंट ऑफ वाटर हर जगह अलग अलग है, तो हर जगह अलग अलग तरीके के बायोम बनते हैं। उनकी अभी हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है कि अर्थ के रोटेशन की वजह से
या टिल्टिंग एक्सिस पे जब वो अर्थ रोटेट करती है कभी कभी तो सीजन में चेंजमेंट आता है, तो टेम्परेचर में भी चेंजमेंट देखने को मिलता है। हर जगह अलग अलग टेम्परेचर्स देखने को मिलेगा। अमाउंट ऑफ वाटर भी हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगा, उसकी वैल्यू हम लोग देखें तो हर जगह अलग अलग मिलेगी। डेजर्ट में जैसे कि हम जानते हैं डेजर्ट वाटर होता ही नहीं है, वहाँ कोई रेनफॉल नहीं है, नो रेनफॉल। इसका रीज़न क्या है? डेजर्ट में रेनफॉल ना होने का कारण क्या है? वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब सीजनल वेरिएशन की वजह से होता है, जो चेंजमेंट आता है तो यही प्रोड्यूस करता है मेजर टाइप ऑफ बायोम, जिसकी हम लोगों ने बात करी। तो डेजर्ट भी हमारा एक बायोम है जैसे कि हम जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो बायोम तो हम जैसे कि जानते ही हैं, इट इज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी वेयर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज एग्रीगेट टुगेदर। सारे मिल के रहते हैं, विच आर लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और इंट्रैक्शन शो करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ। और सीजनल वेरिएशन होता है, उसकी वजह से कई सारे बायोम बनते हैं। तो इसी वजह से जो सीजनल वेरिएशन हुआ था उसकी वजह से जो चेंजमेंट आई मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन में। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन से हमारा मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर, या हम लोग बोल सकते हैं रेनफॉल। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोगों ने क्या बोला? रेनफॉल। और मीन एनुअल टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने बोल दिया टेम्परेचर। तो इस ग्राफ को हम लोग बहुत सिंपली समझेंगे कि ऐसा क्यों है, और हम लोगों के पास इसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है जिससे कि आप लोगों को ये तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इस फिगर में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा की बात करते हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पर टेम्परेचर हम लोगों को दिख रहा है कि बहुत ही कम है, और यहाँ बारिश भी कम होती है, टेम्परेचर भी कम है। तो यहाँ क्या है? स्नो रहती है, बर्फ पड़ती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग डेजर्ट की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर भी बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और रेनफॉल भी बहुत कम है, रेनफॉल होती नहीं है ये मान लीजिए। तो यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा डेजर्ट में कोई प्लांट्स होते ही नहीं है। तो बेसिकली हमें इस ग्राफ में बस इतना ही देखना है हम लोगों को, बस टेम्परेचर और रेनफॉल पर ध्यान देना है, बाकी आप लोगों को बहुत ही ईजिली सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही देखो ना, हम लोगों ने आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा की बात की तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था, रेन भी बहुत कम हो रही थी, तो यहाँ पर बर्फ पड़ रही थी। लेकिन वहीं अगर हम लोगों ने डेजर्ट की बात करी तो यहाँ पर देखिए आप लोग टेम्परेचर कितना ज़्यादा है और बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर तो बहुत गर्मी होगी, यहाँ सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और वहीं अगर हम लोग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी बहुत ज़्यादा है, रेन भी बहुत हो रही है। या हम बोल सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन होगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर। क्या होगी? सबसे ज़्यादा रेन होगी। तो तीन चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कॉनीफेरस की। कॉनीफेरस में कौन लाइक प्लांट होते हैं? जैसे हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पाइनस, साइकस, इस तरीके के प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने चार की बात कर ली। अब जो मेन चीज़ जिसकी मैं बात करने जा रहा था, जो कि हमारी ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, तो एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। बायोम की हम लोग बात कर ही चुके हैं, बहुत ही बड़ा, इट इज़ अ वेरी लार्ज कम्युनिटी वेयर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज एग्रीगेट टुगेदर विच आर लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया। हमने पीछे भी देखा है कि कई सारी कम्युनिटी मिलकर बायोम बना रही थी। कम्युनिटी से इकोसिस्टम बना था, इकोसिस्टम से हमारा बायोम बन गया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी ट्रिक की, क्योंकि बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलिए हम देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। एक टीटी है, टीटी ट्रेन में होता है ना, टीटी, उसके पास एक डॉग है, डॉग। बस यही है हमारी ट्रिक। बस आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी ट्रिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक लाइन आप लोगों को ध्यान रखनी है, डॉग टीटी का, मतलब टीटी का डॉग, डॉग टीटी का। तो अब आप लोग इजीली लिख सकते हैं। देखिए, इसे डेजर्ट,
जी से ग्रासलैंड। अब आप लोग बोलेंगे कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल में कैसे याद रहेगा। हमारा टेम्परेट है ना, टी हम लोग जब लिखते हैं टी, टी जब हम लोग बोल रहे हैं ना टी टी, तो टी है ना सबसे पहले टी, तो इसमें हम लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें हो गया ये टेम्परेट। उसके बाद हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसके बाद हमारा कोनिफेरस। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो हम लोगों ने क्या बोला, टीटी के पास एक डॉग है, तो डॉग टीटी का, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अपनी ट्रिक अच्छे से। डॉग टीटी का, डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कॉनिफेरस एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। थैंक यू वेरी मच। बायोवेदा एडुकोर से आप लोग जुड़े रहिए। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी इंटरेस्टिंग तरीके से, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।